हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट बैंकिंग। जब हम बैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। अगर हिंदी में समझें तो मुद्रा से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं वो मौद्रिक नीतियां कहलाती हैं। और मौद्रिक नीति में अगर मैं आपको तीन चीजें सबसे पहले डिस्कस करके बता दूं, जिनमें से सबसे पहली चीज है जिसे कहते हैं हम लोग लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है कि जो तरल हो, मतलब आसानी से मार्केट में इंटरचेंजेबल हो। और लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसे आप मार्केट में आसानी से इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे गोल्ड, कैश। आप कैश लेकर के मार्केट में जाइए, आसानी से कोई चीज खरीद सकते हैं। गोल्ड लेकर के मार्केट में जाइए, आप उसे आसानी से इनकैश करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कैश लेकर के जाएं तो आसानी से गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और इसी श्रेणी में लिक्विड एसेट्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर जनरली ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेजरी बिल्स किस तरह से 91 डे, 182 डे और 364 डे के होते हैं, यानी कि एक साल से कम के लिए ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये लंबे समय के लिए इशू किया जाते हैं, जनरली एक साल से ज्यादा के लिए, यानी कि एक साल से लेकर के 30 साल तक इनकी वैलिडिटी हो सकती है। और गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल किस तरह से इशू किए जाएंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। हाउएवर हमें सिर्फ इतना जानना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह का लिक्विड एसेट है। दूसरा, लिक्विड एसेट्स के बाद अगर हम लोग एक शब्द पर फोकस करें जिसे कहते हैं लिक्विडिटी, तो इसका अर्थ यह होता है मार्केट में कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो इन मार्केट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। अब देखिए दो टर्म होंगे आपके पास। अगर मार्केट में कैश फ्लो बढ़िया है तो उसे कहते हैं एक्सेस लिक्विडिटी की कंडीशन, और अगर मार्केट में कैश फ्लो कम है तो उसे कहते हैं टाइट लिक्विडिटी की कंडीशन। तो इसके बारे में जरूर आपको चर्चा करके बताएंगे कि एक्सेस लिक्विडिटी और टाइट लिक्विडिटी की कंडीशन कैसी होती है। हाँ, और हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दो चीजों को और समझ लेते हैं। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या हैं, जिसे एनडीटीएल के नाम से जाना जाता है। एनडीटीएल में सबसे पहले डिमांड लायबिलिटी और उसके बाद टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब यह होता है कि बैंकों के पास कस्टमर का रखा हुआ वो पैसा जिस पर कस्टमर कभी भी बैंकिंग कर सकता है। जनरली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसके टाइप होते हैं। तो सीए मतलब करंट अकाउंट, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, पर याद रखिए आपके पास ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट भी नहीं होती। आप जितना चाहें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप उसमें जीरो बैलेंस भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक की तरफ से कोई भी चार्ज आपको लिवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट आपको मिलता है, इसीलिए आपको एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिमिट भी होती है, जिसमें आप डेली बैंकिंग भी करें तो उसमें मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाउएवर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टाइम लायबिलिटीज में दो बैंकों द्वारा कस्टमर का रखा हुआ दो अकाउंट्स में पैसा गिना जाता है, जिसमें से एक है जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा टूल है जिस टूल में आप बैंक में जाकर के एक टाइम पीरियड के लिए अमाउंट देकर अकाउंट खुलवाते हो और उसके बाद जितने समय तक के लिए आप एफडी करवाते हो उतने समय के लिए आपका फिक्स्ड अकाउंट में वो पैसा लॉक हो जाता है और आप उस पैसे को तभी निकाल सकते हो जब वो अमाउंट और उसका टेन्योर पूरा हो जाए। अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है और आप पहले ही उससे निकालना चाहते हो तो बैंक उस पे इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा काट करके आपको देता है, जिसे पेनल्टी कहते हैं।
इसी तरह से याद रखिएगा, आरडी जो होता है ये एक तरह की इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, और इस इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में आप एक टाइम पीरियड के लिए अकाउंट को ओपन करवाते हो, महीने बाय महीने आप इंस्टॉलमेंट की तरह उसमें पैसे डालते रहते हो, और बाद में जब टोटल अमाउंट इकट्ठा होता है तो उस पर आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा परंतु एफडी से कम इंटरेस्ट मिल जाता है। तो देखें, एक तो हुआ समय के लिए खोला गया अकाउंट, तो उसमें फिक्स्ड अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट ये दोनों आ गए। हाउएवर दूसरा हुआ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का टाइप्स, जिसमें जो एक इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फैक्टर काम करता है। बैंकों के पास कस्टमर का रखा हुआ टोटल पैसा जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में और साथ ही साथ फिक्स्ड अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट में है, इसी को नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनडीटीएल ऑफ अ बैंक, जो कि बैंकों के पास कस्टमर का रखा हुआ पैसा है। हाउएवर बैंक्स जो पैसा कमाते हैं कस्टमर के इस पैसे को उधार दे करके, वो अलग गिना जाता है। आगे बढ़ करके अब हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि मैं बार बार लिक्विडिटी, एनडीटीएल इन शब्दों का इस्तेमाल करता रहूंगा, ताकि आप ये समझें कि एनडीटीएल का मतलब क्या होता है और लिक्विडिटी का क्या। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, ताकि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ मार्केट में किसी भी चीज के प्राइसेस एक साथ ना बढ़ जाएं। तो प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी जो मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करती है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। और हर 2 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, या यूं कहें कि मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने में होती है। इट्स बाई मंथली एक्चुअली। आगे चल करके एक पॉइंट आप समझ सकते हो कि अगर मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज किया जाए तो इन्फ्लेशन होता है, और अगर मनी सप्लाई को मार्केट में डिक्रीज किया जाए तो डिफ्लेशन होता है। और इन्हीं के बीच हम लोग समझते हैं कि जब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड हैं बैंक्स, और बैंकों से कनेक्टेड होता है मार्केट। अब आरबीआई बैंकों को पैसे देगा तो बैंकों के माध्यम से मार्केट में पैसे आएंगे, इसी तरह से मार्केट से पैसे बैंकों में जाते हैं तो बैंक से फिर आरबीआई उसे कनेक्ट करता है। अब मान लीजिए आरबीआई ने अपने लोन्स सस्ते कर दिए बैंकों के लिए, तो बैंक्स भी लोन को लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मनी फ्लो अपने आप ज्यादा होगा। जब यहां पर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम एक्सेस लिक्विडिटी का नाम देते हैं। वहीं अगर मार्केट से बैंकों ने पैसे लिए आरबीआई को देने के लिए तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम टाइट लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पार्ट हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब ब्याज दरें कम होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जैसे यहां पर ब्याज दर कम हुई तो बैंकों ने पैसे उधार लिए और उसे इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो ये एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति है। वहीं अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो बैंक्स आरबीआई से कम पैसे उधार लेंगे, ये एक तरह की संविदात्मक मौद्रिक नीति है। देखें, जब जब मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन को सस्ता करेगा और बैंक्स लोन लेंगे। वहीं इसी का जस्ट उलट देखें कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा और बैंक्स मार्केट में पैसे लेकर के आरबीआई को देंगे। दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आता है। अभी हम लोग इसको आगे चल के समझेंगे कि किस तरह से। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाले होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 सरकार से और 3 आरबीआई से। तो ये आप देख सकते हो, एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, दूसरा मेंबर आरबीआई से, तीसरा मेंबर भी आरबीआई से, वहीं चौथा, पांचवा और छठा ये सरकार द्वारा नामित मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैच्यूरी यानी कि एक सांविधिक और संस्थागत ढांचा है। इट इज ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यही
प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को फोकस पे रख के चलेगा। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या हैं। मॉनेटरी पॉलिसी किस माध्यम से मार्केट के ऊपर लगाई जाती है जिससे ये मनी को कंट्रोल कर सके। तो देखें, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में आप सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव ट्रेडिशनल मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव सेलेक्टिव मेजर्स। तो एक तरफ है क्वांटिटेटिव और एक तरफ है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजर्स जो होते हैं इन्हें कहा जाता है गुणात्मक नियंत्रण, हिंदी में आप कहेंगे गुणात्मक नियंत्रण। और ट्रेडिशनल जो मेजर्स होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, इन्हें कहा जाता है परिमाणात्मक नियंत्रण। तो आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी टूल्स हैं, ये उपकरण हैं, इन्हीं उपकरणों को हम लोगों ने समझना है कि परिमाणात्मक नियंत्रण क्या है और गुणात्मक नियंत्रण क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव सिलेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स या सिलेक्टिव मेजर्स का मतलब यह होता है कि कोई भी बैंक जो आरबीआई के फ्रेमवर्क के हिसाब से कार्य नहीं करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस दे सकते हैं और गाइडलाइंस देने के साथ साथ उसकी क्रेडिट को सील कर सकते हैं, उसके ऊपर मोरल सजेशन लगा सकते हैं, यानी सीधे सीधे समझिए इवन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस भी। अर्थ यह है कि कोई भी एक इंडिविजुअल बैंक के ऊपर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी तरह का शिकंजा कसता है तो उसे क्वालिटेटिव कंट्रोल कहते हैं। गुणात्मक नियंत्रण का मतलब किसी भी इंडिविजुअल बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉपर कंट्रोल। हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव कंट्रोल, तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल कैश पर कंट्रोल किया जाता है क्योंकि ये कैश की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो क्वांटिटी कैसे, देखें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कमेटी के, उनके बारे में चर्चा करें तो रेपो रेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, रिवर्स रेपो रेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये सभी छोटे छोटे टूल्स हैं जिन टूल्स के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, जिसे नकद आरक्षित अनुपात के नाम से जाना जाता है। नकद आरक्षित अनुपात का अर्थ होता है कि कोई भी बैंक जो भी अपने पास टोटल एनडीटीएल रखता है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक करंट अकाउंट में डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। ये फिक्सेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इनिशियली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था और जो आरबीआई एक्ट था, उनके हिसाब से यह फिक्स किया गया था कि 3 से 15% कैश रिजर्व रेशियो होगा, परंतु अब ऐसा है नहीं। 3 से 15% का कोई भी खेल नहीं है, ये कम और ज्यादा अपने हिसाब से किया जाता है, क्योंकि अगर डिमोनेटाइजेशन के वक्त समझें तो ये कैश रिजर्व रेशियो तो 100% पहुंच गया था। तो देखें, अगर मान लीजिए यहां पर कोई बैंक है, लेट्स से कोई भी बैंक एग्जाम्पल के तौर पर, और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इस बैंक का एक करंट अकाउंट होगा और इस करंट अकाउंट में बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ फिक्स परसेंटेज उठा करके रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी 4% है, इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि बैंक को अपने एनडीटीएल का 4% इस करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा। और याद रखिए, जब करंट अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसीलिए सीआरआर जमा बैंकों के लिए कोई ब्याज नहीं कमाता। मतलब सीआरआर डिपॉजिट डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर बैंक्स बिकॉज इट इज केप्ट इन करंट अकाउंट। The second thing is, let's say the NDTL of a bank is 1000 करोड़ रुपीस, तो 1000 करोड़ रुपए में उसे 40 करोड़ रुपए उठा करके करंट अकाउंट में रखने पड़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। दैट इज द मैंडेटेड रूल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अब देखिए, अगर मनी सप्लाई को टाइटन करना है, टाइटन करने का मतलब कि अगर मनी सप्लाई मुद्रा आपूर्ति को कम करना है, मार्केट में मनी ज्यादा है, तो आरबीआई बोलेगा कि सर सीआरआर बढ़ा दो। तो सोचिए कि जो बैंक्स हैं वो बैंक्स मार्केट से पैसे समेटेंगे और उठा करके उसे आरबीआई के पास करंट अकाउंट में डालेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट में मनी फ्लो को भेजना है तो सीआरआर को कम कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही सीआरआर कम हुआ, अपने आप
बैंकों के पास पैसे लूज होकर के पहुंचेंगे और वो पैसे मार्केट में इनफ्लो करा दिए जाएंगे। सो दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह का कानून अप्लाई करके रखता है बैंकों पर। तो ये सीआरआर एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, जिस टूल के अंतर्गत कुछ एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करंट अकाउंट में रखना ही होता है। यही क्रेडिट और इन्फ्लेशन दोनों को मैनेज करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे तो सीआरआर और एसएलआर को तब तक टच नहीं करता जब तक कि बात रिवर्स और रेपो रेट के बाहर ना हो जाए। अगर रिवर्स रेपो और रेपो रेट के भी बाहर हो गई तो फिर कैश रिजर्व रेशियो पर बात आती है, वरना अभी तो फिलहाल ये 4% है और बहुत समय से ये 4% पे बना हुआ है। आगे बढ़कर के हम देखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास जो टोटल एनडीटीएल है उस एनडीटीएल का कुछ फिक्स परसेंटेज, यानी कि अभी है करंटली लेट से 18.5%, तो 18.5% बैंकों को अपने खुद के पास ही रखना पड़ेगा। यानी कि 1000 करोड़ रुपए अगर एनडीटीएल है किसी बैंक का, तो इसका मतलब 185 करोड़ रुपए बैंक को अपने खुद के पास में ही रखने हैं। अब ये रखना किस में है? लिक्विड एसेट्स में। याद रखिएगा, लिक्विड एसेट्स का मतलब कि वो या तो कैश रखें, या तो गोल्ड रखें, और या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखें। तो बैंक्स जो होते हैं वो बैंक्स अधिकतर इसी एसएलआर का उपयोग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने में। याद रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने में बैंक्स एसएलआर का ही उपयोग करते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने आप में एक ऐसा मेजर है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक तरफ तो एक्सेस लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम से कम भी करता है और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह से रेवेन्यू भी देता है। क्योंकि अगर आप ट्रेजरी बिल की बात करते हैं तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझा देता हूं कि कोई ट्रेजरी बिल है तो हमेशा इसकी एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू है मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ रुपए का ये ट्रेजरी बिल है और इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर होगा। लेट्स से इस पे डिस्काउंट है 2% का, तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई 98 करोड़ रुपए। और अब इसके बाद इसका ऑक्शन होता है, यानी कि नीलामी, और ये ऑक्शन करवाने की जिम्मेदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जब आरबीआई इसका ऑक्शन करवाता है तो बैंक्स ऑक्शन में बैठते हैं और जो बैंक सबसे ऊंची बोली लगाता है, यानी कि 100 करोड़ से कम परंतु 98 करोड़ से ज्यादा, उसी बैंक को ये उठा करके दे दिया जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक है जिसने 99 करोड़ रुपए की ये बोली लगा दी और उसके ऊपर किसी और बैंक ने बोली नहीं लगाई, तो इसका अर्थ यह है कि ये इशू प्राइस कहलाएगा और इस इशू प्राइस पर आईसीआईसीआई बैंक को ये ट्रेजरी बिल दे दिया जाएगा। लेकिन जब इस ट्रेजरी बिल का समय खत्म होगा, मैंने कहा 91 दिन का होता है, 182 दिन का होता है या 364 दिन का होता है, अगर इस समय काल के खत्म होने के बाद आईसीआईसीआई ने उसको रिडीम करवाया आरबीआई के पास जाकर के, तो उसे कहेंगे रिडेम्पशन प्राइस। ठीक है, रिडेम्पशन प्राइस। और ये जो रिडेम्पशन प्राइस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो यानी कि रिडेम्पशन प्राइस जो होगा वो 100 करोड़ रुपए होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे गवर्नमेंट के बिहाफ में 100 करोड़ का बेचा 99 में और बाद में जब बैंक को पैसे मिले तो टोटल 100 करोड़ रुपए मिले। यही बैंक का प्रॉफिट है और इसी तरह से सरकार कार्य करती है कि सरकार द्वारा किए गए कार्य से बैंकों को भी फायदा हो और बैंक्स भी एग्जिस्ट करें मार्केट में जिस तरह से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हुआ हो गया कि एक ट्रेजरी बिल का ऑक्शन कैसे किया जाता है। अब देखिए, यहीं से आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा इशू किया गया तो आरबीआई सरकार के बिहाफ में पैसे लेकर के सरकार को ही तो देती है। तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने का कार्य भी ट्रेजरी बिल के ऑक्शन से होता है और इसी तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड के ऑक्शन से भी। तो एक्सेस लिक्विडिटी अगर मार्केट से कम करनी है तो ट्रेजरी बिल का ऑक्शन करवा दीजिए। बैंक्स ट्रेजरी बिल खरीदेंगे तो मार्केट से पैसा उठा के आरबीआई को देंगे और आरबीआई से चला जाएगा ये गवर्नमेंट के पास। और इसी का जस्ट उल्टा आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाना है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट आदेश देगी कि ट्रेजरी बिल्स खरीद लिए जाएं। ट्रेजरी बिल्स जैसे ही बैंकों से खरीदे जाएंगे बैंकों को पूरा फेस वैल्यू वाला पैसा मिलेगा। इसीलिए जब दिए थे 99 करोड़ और आए 100 करोड़
तो वही 100 करोड़ रुपए मार्केट में पहुंचते हैं एक्स्ट्रा 1 करोड़ के फॉर्म में, इसीलिए एक्सेस लिक्विडिटी की कंडीशन बनती है। होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू रेज दिस रेशियो अप टू 40% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स, यानी एनडीटीएल का टोटल 40% तक ये रेशियो हो सकता है, परंतु करेंटली ये 18.5% पर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसएलआर की, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 5%, 18.5% पर अभी बना हुआ है। आगे चल करके अब हम लोग डिस्कशन करते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी पर। और रीफाइनेंस फैसिलिटी एक तरह का आरबीआई के क्वांटिटेटिव कंट्रोल के अंडर एक डायरेक्ट कंट्रोल है, स्पेशल फैसिलिटी है। कमर्शियल बैंकों को आदेश दिए जाते हैं कि आप लोग अपने पास कुछ पैसा सेफ रखिए, और उस पैसे का उपयोग हम बजट के बावजूद कुछ ऐसे सेक्टर्स को फाइनेंस करने के लिए कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, एक्सपोर्ट्स है। इन सभी में स्पेसिफाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी के थ्रू पैसे दिए जाते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कहता है कि आप अपने पास पैसे सेफ रखिए। यानी कुल मिला के ये समझो कि बैंकों के पास जो कस्टमर का रखा हुआ कुल पैसा है, उस एनडीटीएल में से 4% तो हो गया, सीआरआर 18.5% हो गया, एसएलआर, और उसके बाद कुछ नहीं तो 6-7% और मिला लीजिए, आपको मिल ही जाएगा कि ये रीफाइनेंस फैसिलिटी के लिए भी है। और इसका परसेंटेज हालांकि फिक्स नहीं है, परंतु इससे कम भी क्या बैंक रखेंगे। यानी बैंकों का ऑलमोस्ट 30% एनडीटीएल तो बैंक्स खुद ही उपयोग नहीं कर पाते, सिर्फ 70% एनडीटीएल उपयोग करते हैं, जिसे वो दूसरों को उधार देने में कार्य में लाते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ करके अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इनडायरेक्ट मेजर्स का या इनडायरेक्ट कंट्रोल्स का, जो कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल का लंबा हिस्सा है। इसमें सबसे पहले है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब ये कि जब भी बैंकों को जरूरत हो और आसपास के किसी और बैंक से लोन ना मिल रहा हो, तो रेपो रेट के थ्रू आरबीआई बैंकों को उधार देता है। और आरबीआई जब बैंकों को उधार देता है तो 90 दिनों से कम के लिए जो रेट चार्ज करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर आरबीआई ये चाहता है कि बैंक्स को ये सस्ते में लोन मिल जाए, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा, और करंट रेपो रेट जो है वो 4% पर है एज ऑफ नाउ। जब हम लेक्चर देख रहे हैं 24 सितंबर 2020 को, तब की बात है। ये रेपो रेट 4% पर है, और मैंने कहा कि बाई मंथली ये रिव्यू होता रहता है, और बाई मंथली रिव्यू होगा तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि ये चेंज भी हो सकता है अगले 2 महीने के बाद। हाउएवर, आगे बढ़ करके हम रेपो रेट के बाद अब रिवर्स रेपो रेट की चर्चा करें कि जब भी आरबीआई को मार्केट से पैसे उधार लेने होते हैं तो इसे रिवर्स रेपो रेट पर इंटरेस्ट देना होता है। और रिवर्स रेपो रेट एज ऑफ नाउ बात करें तो इट इज 3.35%, 3.35% है। तो सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यहां हैं बैंक्स। जब आरबीआई बैंकों को उधार देगा तो रेपो रेट पर देगा जो कि 4% है, लेकिन जब बैंकों से आरबीआई उधार लेगा तो उस टाइम पे रिवर्स रेपो रेट पर लेगा जो कि 3.35% है। तो आरबीआई को ब्याज ज्यादा ना देना पड़े जबकि आरबीआई को ब्याज ज्यादा मिले, ये कुछ ऐसा सिस्टम है। और साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट को हम पार्किंग ऑफ मनी के रूप में भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको यह बता देता हूं कि देखिए, एक रिक्वायरमेंट है जिस रिक्वायरमेंट को हर बैंक ने पूरा करना होता है। मतलब आरबीआई के पास करंट अकाउंट खोल करके आपको सीआरआर रखना ही है, ये एक रिक्वायरमेंट है हर कमर्शियल बैंक द्वारा। लेकिन अगर आप सीआरआर से ज्यादा पैसा रखना चाहते हो और आपके पास एक्सेस अमाउंट है, तो आप उठा करके और वो पैसा आरबीआई के पास पार्क कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर आपको रिवर्स रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट भी देगा, और ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये आपके धन पर मिल रहा है जो आपने ले जा करके पार्क कर दिया है आरबीआई में। इसीलिए इसे पार्किंग ऑफ मनी कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट को, बिकॉज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द बैंक्स इज पार्क्ड विद इन द आरबीआई एंड बैंक्स डू गेट इंटरेस्ट ऑन द पार्क्ड मनी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पार्किंग ऑफ मनी। रिवर्स रेपो रेट तक समझ गए आप। अब देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि बैंक और आरबीआई ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से लेने देने का खेल खेलते रहते हैं। यानी रेपो रेट पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है और रिवर्स रेट पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम ये है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का जो डिफरेंस होगा
उसी डिफरेंस को कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, it is the difference between repo rate and reverse repo rate. So basically it is a primary tool of RBI for controlling money flow, और पॉलिसीज को चेंज करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हिंदी में चल निधि समायोजन सुविधा के नाम से जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट को अगर देखें तो 4.00% और रिवर्स रेपो रेट को देखें तो 3.35%। अगेन मैं आज के डेट की बात कर रहा हूं जब हम इसे पढ़ रहे हैं 24 सितंबर 2020 को। 4.00% और 3.35%, इसके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.65%। अब याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट्स, बीपीएस बोलते हैं इसे। यानी अब आप 4 और 3.35 रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो डिफरेंस देख रहे हो वो 65 बेसिस पॉइंट्स का देख रहे हो, जिसे 65 बीपीएस के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के डिस्कस करते हैं अब हम बैंक रेट को। बैंक रेट बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोन दिए जाने का ही रेट है, परंतु इसमें एक बात आपको याद रखनी है, वो ये कि जब जब 90 दिनों से ज्यादा के लिए उधार दिया जाता है तो बैंक रेट पर दिया जाता है। सो बेसिकली एन इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक्स। कैसे? यहां पर बैंक है और ऊपर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जब 1 साल से ज्यादा के लिए और 90 दिनों से ज्यादा के लिए आपको मनी देगा तो उस टाइम पर बैंक रेट पर देगा, और बैंक रेट करंटली है 4.65%। याद रखिएगा, एज ऑफ 20 सितंबर 2020, 24 सितंबर 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4.65% है ये बैंक रेट, और बैंक रेट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ज्यादा समय के लिए उधार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को देता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए बैंक रेट में इंक्रीज हो जाए तो अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाते हैं, और अगर मान लीजिए बैंक रेट में डिक्रीज हो जाए तो अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं। जैसे आरबीआई तो ऊपर है, आरबीआई से हैं बैंक, और बैंकों से रिलेटेड है कस्टमर। अब मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट कर रखा है 7%, तो बैंक ने आपको जो होम लोन दिया है वो दिया है 12% पर। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आरबीआई इसे 7% से घटा करके और लेट से 4% कर दे, तो आप भी क्या कहोगे कि सर आपको तो सस्ते में मिल रहा है, तो एटलीस्ट 12 से घटा के इसको कुछ नहीं तो 10% तो कर ही दो। बेसिकली अगर बैंक रेट बढ़ता है तो इसी तरह से कस्टमर वाले रेट में भी फर्क पड़ता है, और अगर बैंक रेट घटता है तो इसी तरह से कस्टमर वाले रेट में भी फर्क पड़ता है। तो अन्य दरों में गिरावट का मतलब ही यही है। बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ करके मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ द बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज बैंक रेट पॉलिसी। यानी कि बैंक रेट में उतार चढ़ाव लाना ताकि फ्लो ऑफ क्रेडिट को प्रभावित किया जा सके, इसे कमर्शियल बैंक्स के द्वारा नियमित किया जा सके, बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बेस रेट पर, और बेस रेट वो रेट है जिस रेट से नीचे कोई भी बैंक आपको उधार नहीं दे सकता। तो यहां पर बात सीधे सीधे किसकी आती है? बैंक और कस्टमर की। देखिए, बैंक कस्टमर को लोन देता है, कस्टमर बैंकों को इंटरेस्ट पे करते हैं। बैंक जब कस्टमर को लोन देता है तो हमेशा लेंडिंग रेट बोल करके देता है, मतलब बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता, जबकि आप जो बैंक को पे करते हो उसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो बैंक का हमेशा उधार देने का रेट होता है, दैट इज लेंडिंग रेट। अब अगर बैंक ने फिक्स कर लिया कि उसे 9% के नीचे किसी को उधार नहीं देना, तो इसका मतलब यह है कि यह 9% बेस है। अब कोई भी कस्टमर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी तरह का लोन इस 9% के नीचे नहीं ले सकता एसबीआई से या किसी भी बैंक से। और इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने बेस फिक्स कर लिया है 8%, तो 8% के नीचे किसी भी कस्टमर को लोन नहीं देगा। पर 2016 में एक फैसिलिटी चेंज हुई, जिस फैसिलिटी का नाम इंट्रोड्यूस किया गया था MCLR। इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के अंदर विशेष बात क्या कही गई है कि
आपके लिए कोई बेस नहीं है, फिक्स नहीं है, ये फ्लोटिंग रेट है। फ्लोटिंग रेट मतलब मार्केट में जिस तरह से डिमांड होगी उसी डिमांड के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, और कस्टमर्स को जैसे जैसे आरबीआई से पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी उसी तरह से बैंक द्वारा लोन सस्ता किया जाता रहेगा। अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बैंक से जब भी कोई कस्टमर लोन लेने जाता है तो उसे एमसीएलआर पर लोन दिया जाता है। अब एमसीएलआर ने मान लीजिए कि कोई एक क्राइटेरिया बना भी रखा है, तो उस क्राइटेरिया से एमसीएलआर नीचे भी जा सकता है, उस क्राइटेरिया से ऊपर भी जा सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप एमसीएलआर को 1 महीने में रिव्यू करवाते हैं, 2 महीने में रिव्यू करवाते हैं, 3 महीने में रिव्यू करवाते हैं या 6 महीने में रिव्यू करवाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। और मैं आपको एक बात बताऊं, बेस रेट और एमसीएलआर रेट में जो डिफरेंस है वो तकरीबन आपको 50 बेसिस पॉइंट से लेकर के 75 बेसिस पॉइंट्स तक का जरूर दिखेगा। यानी एमसीएलआर जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से 70 बेसिस पॉइंट्स तक बेस रेट से कम होगा। सो एमसीएलआर कम रेट पर होगा जबकि बेस रेट ज्यादा रेट पर होता है, और बेसिकली ये वही रेट है जिस रेट पर कोई भी बैंक कभी किसी कस्टमर को उधार देता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग और आगे चल करके डिस्कस करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये कि सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग की जाना। देखिए अब यहां पर दो सिस्टम हम लोग समझते हैं, एक तरफ है गवर्नमेंट आरबीआई एंड देन है यहां पर बैंक्स, और इसी तरह से यहां पर भी गवर्नमेंट आरबीआई एंड देन बैंक्स। अब देखिए गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इशू किया, वो ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका ऑक्शन किया, बैंकों से पैसे गए आरबीआई के पास और आरबीआई से मनी गया गवर्नमेंट के पास। इस तरह से ये मॉनेटरी प्रोग्राम हो गया सरकार का। सरकार सरप्लस में है, बैंक माइनस में, बैंकों के नीचे मार्केट में टाइट लिक्विडिटी, सरकार तो है ही सरप्लस में। वहीं जब सरकार इस बिल को रिपर्चेज करने के लिए कहती है तो बैंक्स इस बिल को आरबीआई को दे देते हैं। तो ये ट्रेजरी बिल दे दिया गया आरबीआई को। अब आरबीआई इसे उठा करके गवर्नमेंट को वापस करेगी, गवर्नमेंट मनी देगा आरबीआई को और आरबीआई इसे बैंकों को दे देंगे। और जब जब बैंकों में आता है हमेशा थोड़ा सा प्लस होकर के आता है, मैंने बताया था रिडेम्पशन प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगा। तो ये एडवांटेज बैंकों को देखने को मिलता है और बैंक्स इसे फील भी करते हैं। सो दिस एडवांटेज इज बेसिकली फेल्ड बाय द बैंक्स एंड द बैंक्स एंजॉय दिस बिकॉज दे अर्न थ्रू दिस। This entire operation through which the sale of securities takes place are called open market operations. ये open market operations कहे जाते हैं एंड इन फैक्ट ये बैंक रेट पॉलिसी से ज्यादा बेहतर है क्योंकि यहां पे सरकार भी इन्वॉल्व्ड है। बैंकिंग सिस्टम में कभी मनी रखा जाता है और कभी बैंकिंग सिस्टम से निकाल लिया जाता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओपन मार्केट इंडिया में पूरी तरह से सर्व करते आ रहे हैं और ये इंस्ट्रूमेंट किसी तरह से बजटरी रिसोर्सेज के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सेस लिक्विडिटी जो है मार्केट से वो खत्म कर दी जाती है, शिफॉन ऑफ कर दी जाती है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट पूरी तरह से। एंड देन वी कम टू दिस पार्ट कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक जो भी अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा यानी 4% वो उठा करके आरबीआई के पास करंट अकाउंट में रख रहा था, उसमें से बैंक चाहे तो उधार ले सकता है, परंतु रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.65% होगा जो कि बैंक रेट के बराबर होगा। अब देखिए ये सुविधा क्या है, अगर किसी बैंक का मान लीजिए दूसरे बैंक से लोन नहीं हो पा रहा, इंटर बैंक लिक्विडिटी फैसिलिटी भी खत्म हो चुकी है और कोई भी बैंक लोन लेना चाहता है, लोन लेने के लिए अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाए और उसे सिर्फ एक डे के लिए लोन की रिक्वायरमेंट हो, ओनली फॉर 1 डे, या जिसे कहते हैं हम लोग बैंक की भाषा में ओवरनाइट लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो वो अपने ही करंट अकाउंट में मेंटेन किए हुए सीआरआर से ले सकता है। और याद रखिए सीआरआर के 1% तक ले सकता है टोटल। अब अगर मान लीजिए किसी बैंक का कैपिटल था जो एनडीटीएल था वो था 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ में 40 करोड़ तो इसने यहां डिपॉजिट किए थे, 40 करोड़ का 1% तक ये ले सकता है, यानी कि ये 4 करोड़ रुपए तक उधार ले सकता है और एक दिन के अंदर इसे वापस करने होंगे और एक दिन के अंदर वापस करेगा 4.65% एनुअल इंटरेस्ट के साथ।
ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि 4.65% जो है 365 दिनों का इंटरेस्ट है। इसे आप 365 से डिवाइड कर लीजिए, तो जो पैसे होते हैं वही पैसे इंटरेस्ट के रूप में आरबीआई को पे किए जाएंगे। याद रखिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई द्वारा 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके साथ साथ एमएसएफ के थ्रू एक बैंक वनडे लोन ले सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और अगर मान लीजिए कोई एसएलआर की एलिजिबल सिक्योरिटीज नहीं है तो बैंक्स रेपो फैसिलिटी के थ्रू बोरो कर सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए 18.5% एसएलआर किसी बैंक ने मेंटेन किया हुआ है, तो इस एसएलआर के नीचे, याद रखिए नीचे हुआ, तो वो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा ले सकता है। अगर वो एसएलआर इतना मेंटेन करा हुआ है ऑलरेडी और यूज कर रहा है इसको, तो वो नहीं ले सकता इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। हाउएवर, अब हम लोग देखते हैं कि पहले तो ये कहा गया था कि रेपो रेट से 1% एमएसएफ रेट ज्यादा होगा, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लोअर कर दिया है, और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट बैंक रेट से बराबर और रेपो रेट से सिर्फ 0.25% ज्यादा होगा। ठीक है, तो एमएसएफ रेट और बैंक रेट सभी इक्वल हैं, और मैंने परसेंटेज आपको बताया है 4.65% एज ऑफ 24 सितंबर 2020, जिस दिन हम ये लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब और फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। इट रिफर्स टू द एक्शंस सेंट्रल बैंक्स टेक to pursue objectives such as price stability and maximum employment. However, fiscal policy गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है, मतलब फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड है टैक्स से, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है मनी से। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। स्पेंडिंग डिसीजंस पर फिस्कल पॉलिसी डिपेंड करती है कि सरकार उसे कहां पर खर्च करती है, कहां किस तरह से खर्च किया जाएगा। कांग्रेस का मतलब यहां पे पार्लियामेंट से है, पार्लियामेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहां खर्च करने वाला है, इस पर फोकस किया जाता है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट पर वर्क करता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी टैक्स पर। इफेक्ट क्या होते हैं? मॉर्टगेजेस और बोरोइंग पर, जबकि यहां बजट डेफिसिट पर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज रेट, लिमिटेड इंपैक्ट, पॉलिसीज और पॉलिटिक्स और लिक्विड ट्रैप, इन सब में आप डिफरेंस देख रहे हो कि एक्सचेंज रेट का क्या डिफरेंस होता है, पॉलिटिक्स कैसी होती है, एंड देन व्हाट इज द लिक्विडिटी ट्रैप। तो होप आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करती है और मार्केट में इन्फ्लेशन को नियमित किया जाता है। यूट्यूब पर हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो जरूर पूछिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं आप सभी से फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड जय हिंद।